तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर गाओ जो इतना कॉन्फिडेंट थे वो उस केस को देखने के बाद अपने कदम पीछे ले लेते हैं, पर बूफेंग उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, जिससे दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं, जहां बूफेंग का कहना था कि वो मिस्टर ही को बिल्कुल ठीक कर देंगे और डॉक्टर गाओ का कहना था कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं न्यूज़पेपर में तुमसे माफी मांगूंगा। पर शुआंग शुआंग बूफेंग को ट्रीट करने नहीं देती है, तो उसे यकीन दिलाने के लिए बूफेंग उसके दादाजी के सारे सिम्टम्स सिर्फ अपनी आईज के थ्रू ऑब्जर्व करके बता देता है, जिससे अब ना चाहते हुए भी उन सभी को बूफेंग को ट्रीटमेंट करने देना पड़ता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बूफेंग को 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन परफॉर्मेंस करता देखकर वहाँ मौजूद मिस्टर चाओ काफी ज्यादा शॉक थे। सब उन्हें इतना ज्यादा शॉक होता देखकर उन्हीं से सवाल करने लगते हैं कि आखिर बूफेंग ऐसा क्या कर रहा है, जहां वो सभी को बताते हैं कि बूफेंग काफी सालों पुराना एक रामबाण इलाज परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसके बारे में सिर्फ अपने मास्टर से सुना था, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा जिद करने के बाद भी वो मुझे कभी इसे सिखा नहीं पाए क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता था। पर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि ये लड़का इतनी कम एज में इस चीज को अच्छे से सीख चुका है। फिर वो शुआंग शुआंग से कहते हैं कि बेटा अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहीं शुआंग शुआंग बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर पूछ रही थी कि मिस्टर चाओ क्या ये मेथड जो ये परफॉर्म कर रहा है इसमें कोई खास बात है। मिस्टर चाओ शुआंग शुआंग से कहते हैं कि बेटा बस इतना जान लो कि हमारी एंशिएंट मेडिकल स्कूल्स में इस 9 नीडल मेथड के बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि टॉप क्वालिटी के एंशिएंट एल्केमिस्ट इसे जानते थे और ये उस जमाने के सुप्रीम मेथड्स में से एक हुआ करता था। अगर हम इसे डिवाइन नीडल कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये मिस्टर चाओ तो इस मेथड के हाथ धोकर पीछे पड़ गए और फिर जैसे जैसे बूफेंग उन नीडल्स को लाइन वाइज इंजेक्ट करते जा रहा था, वैसे वैसे मिस्टर चाओ उसकी और ज्यादा डिटेल्स बताते जा रहे थे। वो कहते हैं कि इस मेथड में जो 9 नीडल्स यूज हो रही हैं, वो 9 नीडल्स हमारी बॉडी के 9 स्टेजेस को दर्शाता है, जिसमें है की को नरिशमेंट करना, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देना, बोन्स को स्ट्रेंथ देना और इसके साथ ही रुकी हुई वेन्स को ओपन करना। बूफेंग के वो 9 नीडल इंजेक्ट करते ही मिस्टर ही की बॉडी से एक ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कि उनकी बॉडी के उस टॉक्सिन को दर्शा रहा था जो इतने सालों से उस बीमारी की वजह से उनकी बॉडी में जमा होता जा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर चाओ बताते हैं कि नीडल्स की वजह से उन प्रेशर पॉइंट्स पर एक प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें रिबॉर्न होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ बूफेंग अब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मिस्टर ही को हील करने लगता है। मिस्टर चाओ बूफेंग के सभी स्टेप्स को काफी गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रीटमेंट करते हुए हमारी बूफेंग को पता लगता है कि वो ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो उसके स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस भी कर रही है, जिससे मिस्टर ही की हालत खराब होने लगी थी। ये देखकर शुआंग शुआंग चिढ़ते हुए कहती है कि बूफेंग आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरी ग्रैंडपा की हालत और ज्यादा खराब क्यों हो रही है। सभी लोग परेशान हो रहे थे। वहीं सभी को पैनिक करता देखकर बूफेंग कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे शांति चाहिए, मैं चीजें अपने हाथ में ले रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो 3 और नीडल थ्रो कर देता है उस एविल एनर्जी पर। बूफेंग जो कि ट्रीटमेंट कर रहा था वो कहता है कि इस एविल एनर्जी ने बहुत पतली वेन को चूज किया है छिपने के लिए, मुझे इसे हैंडल करने के लिए और ज्यादा नीडल थ्रो करनी होगी। उसके नीडल थ्रो करने के बाद वो एविल एनर्जी बॉडी को छोड़कर बाहर आ गई थी, जिसे देखकर वो कहता है कि अफसोस तो बस इस बात का है कि इसे नॉर्मल इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता। इसी एविल एनर्जी की वजह से मिस्टर ही पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहे थे, पर अब जब ये बॉडी से बाहर आ गया तो इसे हैंडल करना मेरे लिए आसान होगा। ये बोलने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक और नीडल थ्रो करके उस एविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ऐसा करते ही मिस्टर ही की हार्ट बीट रुक जाती है। मिस्टर ही की सांसें रुक गई थी और वो किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। शुआंग शुआंग का तो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने ग्रैंडपा को आवाजें लगाने लगती है। वहीं डॉक्टर गाओ को तो मौका मिल गया था बूफेंग को चढ़ाने का। वो बूफेंग पर हंसते हुए कहता है कि तुम मेडिसिन प्रैक्टिस करते हो या फिर कलाबाजियां करते हो, इस तरीके का स्टंट परफॉर्म करके क्या साबित करना चाहते थे। तुम्हारी वजह से ये इंसान जो 4 दिन और जी सकता था वो मारा जा चुका है और अब इसके मौत के
जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बूफेंग तो काफी ज्यादा कामली उन नीडल्स को वापस अपने बॉक्स में रखते हुए कह रहा था कि मिस्टर ही अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, मैंने अपना काम कर दिया है। वहीं बूफेंग की बात सुनने के बाद डॉक्टर गाओ काफी बुरी तरीके से चिढ़ते हुए कहते हैं कि कितने दोगले हो तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी वजह से इनकी हार्ट बीट चलनी बंद हो गई और तुम अभी भी एक्टिंग करने से बाज नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ शुआंग को बूफेंग की वो ट्रीटमेंट सच्ची लग रही थी। वो अपने दादाजी से रो रो कर कहती है कि प्लीज दादाजी हमें मत डराइए, अगर आप ठीक हो गए तो होश में आ जाइए। वहीं दूसरी तरफ बूफेंग डॉक्टर गाओ को रिप्लाई देने के लिए पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये जो मशीन है वो थोड़ी देर के लिए पॉज ले रही है और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी थोड़ी ही देर में तुम सभी को पता लग जाएगा कि मिस्टर ही पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। ये बोलने के बाद वो एक चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी बजाते ही मिस्टर ही, जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, वो अब थोड़ा थोड़ा परेशान होते हुए अपनी आंखें खोलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने के बाद बूफेंग सोच रहा था कि अब तक मैंने जिस किसी का भी इलाज किया है उसकी बॉडी में से यही ब्लैक कलर की इविल एनर्जी निकली है। मेरी मॉम भी उसी एनर्जी की वजह से इफेक्ट होकर मरने वाली थी। यहाँ तक कि उन तीनों बच्चों का इलाज करते हुए भी मुझे उनकी बॉडी में वो इविल एनर्जी फील हुई थी और अब इसके बाद वो इविल एनर्जी मिस्टर ही की बॉडी से बाहर निकली है। कोई तो है इन सबके पीछे जो कि जानबूझ के उस इविल एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है। मुझे एक बार वो इंसान और वो सोर्स मिल जाए जहाँ से ये शुरू हुआ है तो फिर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। ये बोलने के बाद उसका चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ही के होश में आने की बात अब तक किसी को पता नहीं चली थी। शुआंग तो अभी भी उन्हें खोने के डर से रोए जा रही थी तो मिस्टर ही उसे आवाज मारते हुए कहते हैं कि शुआंग आखिर तुम रो क्यों रही हो। शुआंग और उसके फादर तो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि उनके फादर अब होश में आ गए। वहीं ये इम्पॉसिबल चीज देखने के बाद तो डॉक्टर गाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ही उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे तो ये देखकर शुआंग कहती है कि ग्रैंडपा आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। पर उसके ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आखिर क्यों ना उठूं? क्या तुम चाहती हो कि इतने दिनों से बेड पे रहने के बाद मैं और बेड पे रहूं? मुझे और इस बिस्तर पे नहीं रहना, मुझे नीचे जाना है, चलना फिरना और दौड़ना है। ये सुनकर तो शुआंग काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने ग्रैंडपा को गले से लगा लेती है और फिर वो नाराज होते हुए कह रही थी कि आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे तो लगा कि मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। वहीं मिस्टर ही के बेटे वो तो अपने फादर को होश में देखने के बाद यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं कि फादर आप फाइनली होश में आ गए, आपको पता नहीं कि ये देखने के बाद मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर ही शुआंग से कहते हैं कि बेटा मुझे नीचे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चल के एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। और फिर वो उठ के अंगड़ाई लेते हुए कह रहे थे कि इतने सालों से कोमा में रहने की वजह से मेरी तो सारी बॉडी अकड़ गई है, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को अब थोड़ा हिलने डुलने की जरूरत है। डॉक्टर गाओ कहते हैं कि मिस्टर ही अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कोमा में रहने वालों को अक्सर ऐसा फील होता है। मैं आपको 3 टेस्ट बताता हूँ, आप वो करवा के देखिए और उसके बाद हम आपका फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें बहुत सारी बॉडी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड होंगी। डॉक्टर गाओ को ऐसे बात करता देखकर जैसे कि उसने ही मिस्टर ही का इलाज किया है। मिस्टर ही काफी गुस्से में उसके पास जाते हुए कह रहे थे कि अपनी बकवास बनकर दोगले डॉक्टर, अब जब मैं होश में आ गया हूँ तो तू अपनी जबान चला रहा है। तुझे क्या लगा कि तूने जो मेरे बारे में कहा वो मैंने नहीं सुना? तूने मेरे घर वालों से कहा कि वो मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर ले क्योंकि मेरे अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अगर अब तूने थोड़ी सी भी चूचा की ना तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू याद रखेगा। बेचारे डॉक्टर गाओ तो मुंह लटकाकर बस सारी बातें सुनते जा रहे थे। वहीं मिस्टर ही का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि एक तो मुझे लंग डिजीज थी, ऊपर तो सबको कह रहा था कि मुझे कोल्ड हुआ है। उन्हें इस तरीके से गुस्से में चिल्लाता देखकर शुआंग मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि उसके ग्रैंडपा अब पूरी तरीके से ठीक है। वहीं ये सब देखने के बाद बूफेंग सोच रहा था कि लगता है कि उस इविल एंटिटी ने मिस्टर ही की बॉडी को पैरालाइज किया था, बल्कि उनके सारे के सारे सेंसेस तो अच्छे से काम कर रहे थे। अब जब मैंने उस इविल एनर्जी को इनकी बॉडी से निकाल दिया है तो वो कोमा से उठ गए। वो इविल एनर्जी हर किसी की बॉडी में एक डिजीज का सहारा लेकर छुप जाता है। चलो मुझे उस इविल एनर्जी के बारे में थोड़ी और नॉलेज मिल गई।
वहीं शुआंग शुआंग अपने दादाजी को मनाते हुए कह रही थी कि डॉक्टर गाओ काफी अच्छे डॉक्टर है, अगर वो आपको टेस्ट कराने को कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एटलीस्ट चेक कराने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि आप ठीक हो गए हैं और अब खतरे की कोई बात नहीं है। तो अपनी प्यारी पोती के मुंह से इतने प्यारे प्यारे वर्ड सुनने के बाद ग्रैंडपा रेडी हो गए थे। वो कहते हैं कि वैसे तो मैं इस डॉक्टर को छोड़ता नहीं, पर अब जब तुम कह रही हो तो ठीक है, करवा लेते हैं। इसके बाद शुआंग शुआंग के फादर काफी पोलाइटली बुफेंग से कहते हैं कि डॉक्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे फादर को ठीक कर दिया। अब आपको आपके काम के लिए जो चेक मिलना है वो मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तब तक आप चाय पानी पीकर वेट कर लें, क्योंकि चेक प्रिपेयर करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। बुफेंग तो कहता है कि चाय पानी की कोई जरूरत नहीं, मैं यूं ही वेट कर लूंगा। बुफेंग और मिस्टर चाओ तो वहाँ से निकलकर वेट करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर गाओ के कहे हुए सभी टेस्ट हमारे मिस्टर ही के बड़े बेटे ने करवा लिए थे। थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट्स भी आ जाती है और जब डॉक्टर गाओ उन रिपोर्ट्स को चेक कर रहे थे तो वो टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ शुआंग शुआंग अपने दादाजी को बता रही थी कि वो कितने दिनों से कोमा में है और कितने सारे डॉक्टर्स उनका इलाज करके गए हैं। और वहीं शुआंग शुआंग के फादर भी डॉक्टर गाओ से कहते हैं कि मैंने सारे रिजल्ट्स देख लिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर गाओ इन टेस्ट के जरिए बुफेंग की कोई छोटी सी गलती पकड़ने वाले थे। वो ये देखकर हैरान रह जाते कि सारी की सारी चीजें नॉर्मल है। वो पैनिक करते हुए कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान जो थोड़ी देर पहले मरने वाला था उसकी सारी की सारी लंग्स, सारी की सारी चीजें इतने अच्छे से कैसे काम करने लग सकती है। बेचैन होते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड बार बार निकल रहा था, ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि ये सारे के सारे टेस्ट अगर मैंने अपने हाथों से नहीं किए होते तो मैं इन पर यकीन नहीं करता, पर ये टेस्ट मैंने खुद से किया है और फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर गाओ को इस तरीके से रिएक्ट करता देखकर मिस्टर ही चिढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुझे इस बात से भी दिक्कत हो रही है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, अब तू मेरे हाथों से एक मुक्का खाकर ही मानेगा क्या। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चाओ हमारे बुफेंग की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि तुमने सच में उस मेथड को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, साथ ही अब तुम्हारी वजह से मैंने आंखों से देख लिया है कि आखिर वो 9 नीडल रिस्टोरेशन मेथड कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, मेरा तुम पर यकीन अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तुम सच में आगे चल के एक बेहद काबिल डॉक्टर बनोगे। बुफेंग तो काफी पोलाइटली मिस्टर चाओ से कहता है कि मैंने इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए इतना करना बहुत छोटी सी बात है। दूसरी तरफ मिस्टर ही काफी खुश होते हुए मिस्टर चाओ से कहते हैं कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। वहीं मिस्टर चाओ कहते हैं कि तुम इस बार गलत इंसान को थैंक यू कह रहे हो, वो इंसान जिसने तुम्हें बचाया है वो मैं नहीं हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बचा पाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बचाने वाला और मौत के मुंह से बाहर लाने वाला ये यंग लड़का है, इनसे मिलो, ये एक एंशिएंट एल्केमिस्ट ये बुफेंग है। मिस्टर ही तो सोच में पड़ जाते हैं कि मिस्टर चाओ के लिए भी मुझे बचाना नामुमकिन था, आखिर यंग लड़के तुमने मुझे बचाया कैसे, पर इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आखिर तक हार नहीं मानी और सबके मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे बचाया। आज से अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो सबसे पहले आकर मुझे बताना, क्योंकि आज से तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी परेशानियां होंगी। ये सुनकर तो बुफेंग उनका शुक्रिया अदा करने लगता है कि उन्होंने बुफेंग के बारे में इतना सोचा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चाओ मिस्टर ही से कहते हैं कि तुम्हें पता है ओल्ड मैन, इस इंसान ने तुम्हें किस मेथड के थ्रू बचाया, इसने तुम्हारे पर 9 नीडल रिस्टोरेशन मेथड का यूज किया। मिस्टर ही को भी 9 नीडल रिस्टोरेशन मेथड के बारे में पता था, इसलिए वो एक्साइट होते हुए कहते हैं कि क्या तुमने उसे मेरे ऊपर यूज किया। फिर वो छोटे बच्चे की तरह बुफेंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेथड एक और बार मेरी बॉडी पर ट्राई करो, इससे मैं और ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा। पर बुफेंग कहता है कि नहीं, किसी भी हेल्दी इंसान के ऊपर ये मेथड यूज नहीं कर सकते। मिस्टर ही तो उस मेथड को देखने के लिए इतने ज्यादा एक्साइट थे, वो मिस्टर चाओ से कहते हैं कि क्यों ना बुढ़े इंसान तुम बीमार हो जाओ, जब ये तुम्हारे ऊपर इलाज करेगा तो मैं उसे अच्छे से देख लूंगा। वहीं उन लोगों के बातों के बीच में डॉक्टर गाओ मौका पाकर वहाँ से खिसकने की तैयारी कर रहे थे, पर बुफेंग इतनी आसानी से उन्हें यहाँ कहाँ से बच के जाने देने वाला है। वो कहता है कि डॉक्टर गाओ आखिर इतनी भी क्या है जल्दी जाने की, शायद आप भूल गए हैं कि आपने कुछ घंटों पहले मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। अगर आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं। डॉक्टर गाओ तो कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि असल में तो मैं लिखने की तैयारी करने जा रहा हूँ, अब इसको न्यूज़पेपर पे छापना है तो थोड़ा अच्छे से छापना होगा ना, प्रेजेंटेबल तरीके से, ताकि लोगों को पढ़ के पता लगे कि तुमने कितना महान काम किया है। शुआंग शुआंग के फादर कहते हैं कि आप इतनी तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, आप घर जाके भी तो लिखेंगे ही ना, तो मैं आपकी थोड़ी सी परेशानी दूर कर देता हूँ,
पेन यहाँ पर हाजिर है, पेपर आपको मिल जाएगा, बस लिखना शुरू कीजिए। अब ना चाहते हुए भी मिस्टर ही को वहाँ खड़े खड़े एक लेटर लिखना पड़ता है और फिर वो ये लेटर लिखने के बाद वूफेंग को पकड़ा देते हैं। वूफेंग मिस्टर ही को देते हुए कहता है कि अब इसे नेशनल न्यूज़पेपर पे छपवाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस पर डॉक्टर गाओ ने मना करते हुए कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं ही सभी फेमस मीडिया में खुद जाकर अपॉलॉजी दूंगा कि मैंने एंशिएंट एल्केमी को कितना ज्यादा हल्के में लिया। ये बोलने के बाद डॉक्टर गाओ उनसे परमिशन लेकर वहाँ से जा रहे थे। डॉक्टर गाओ को वहाँ से जाता देखकर मिस्टर ही उन्हें रोकते हुए कह रहे थे कि ठीक है चले जाना, पर मेरी एक एडवाइस लेते जाओ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, पर तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पेशेंट को इस कंडीशन में मत डालो कि उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। अगर तुम्हें किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं आता हो तो उसे किसी और डॉक्टर के हवाले कर देना, पर गिव अप करने को मत कहना। डॉक्टर गाओ ये नसीहत लेने के बाद वहाँ से चले गए थे। वहीं उनके जाने के बाद मिस्टर चाओ वूफेंग से कहता है कि यंग मैन, मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मुझे सिखाओगे? शुआंग शुआंग तो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि क्या मिस्टर चाओ आप इसे अपना टीचर बनाना चाहते हैं? ये तो आपसे कितना ज्यादा छोटा है, क्या इसे इतनी नॉलेज है कि आप इसे अपना टीचर बना पाओ? मिस्टर चाओ तो वूफेंग को ग्रीट करने लगते हैं, पर वूफेंग उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि मिस्टर चाओ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े और रेपुटेटेड हैं। आप मुझे अपना टीचर बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं आपका टीचर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी नया सीखूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा, आपसे बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। वहीं शुआंग शुआंग को भी यही सही लग रहा था। वहीं मिस्टर चाओ वूफेंग से कहते हैं कि मुझे वो 9 नीडल मेथड सीखना है, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है और हमारे फील्ड के डॉक्टरों में बस एक मास्टर की ही तो कमी है जो मुझे चाहिए। तुम्हें अपनी उम्र के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो बस एल्केमी मेथड सीखना है और तुम उसके लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तो मेरा मास्टर बनने में तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ये बोलने के बाद मिस्टर चाओ वूफेंग को ग्रीट करते हुए उसे अपना मास्टर बना ही लेते हैं और वूफेंग ये देखकर हैरान रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।